दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे म्यांमार के बारे में। म्यांमार एक छोटा सा देश, बहुत छोटा सा देश जो भारत के पूरब में अवस्थित है, जो भारत के साथ लगभग 1600 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। भारत के 4 राज्य इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे आते हैं, जिसमें ऊपर से देखा जाए तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। नॉर्थ ईस्ट में जब जब क्षेत्रीय जो अशांति होती है उसमें कई बार म्यांमार का नाम आता है। ऐसा माना जाता है कि म्यांमार से कहीं ना कहीं संचालित होने वाले गुट इनको शह देते हैं, इनको हथियार मुहैया कराते हैं, इनको शरण देते हैं और इनसे ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिलवाते हैं। इस बात की पुख्ता सबूत कई बार हमारे इंटेलिजेंस को मिल चुका है, हमारी जो एजेंसीज हैं उनको मिल चुका है। चूंकि सरकारों की अपनी कुछ प्रतिबद्धता है जिसकी वजह से सरकारें ऐसा एक्शन नहीं ले पाती हैं। भारत म्यांमार से संबंधों को बनाने का आतुर है। भारत चाहता है कि म्यांमार में शांति हो, म्यांमार में स्थिरता हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, म्यांमार में जो डेमोक्रेसी हो वो कंटिन्यूअसली चलता रहे, क्योंकि यही भारत के हित में है। क्योंकि जब जब म्यांमार में मिलिट्री शासन हुआ है तब तब भारत और म्यांमार के संबंधों में कटुता आई है, क्योंकि वहाँ की मिलिट्री वो प्रो चाइना मानी जाती है। वहाँ के जितने भी मिलिट्री समर्थित वहाँ के राजनेता हैं वो प्रो चाइना माने जाते हैं। वो चाइना के हितों में अपनी पॉलिसी बनाते हैं, वो चाइना के हितों को ध्यान में रखते हैं और भारत के हितों को नज़रअंदाज करते हैं। ऐसे में भारत ये हमेशा से चाहता रहा है कि वहाँ डेमोक्रेसी हो, वहाँ एक अच्छा शासन हो, सुचिता पूर्वक वहाँ चुनाव हो। ऐसा भारत हमेशा से चाहता रहा है और भारत इसके लिए बहुत कोशिश भी करता है। क्योंकि भारत और म्यांमार के अपने ऐतिहासिक संबंध भी रहे हैं। 1935 शासन अधिनियम के द्वारा भारत को म्यांमार से अलग किया गया था। इससे पहले भारत का अभिन्न हिस्सा था म्यांमार, जिसको हम बर्मा के नाम से जानते थे। उसके बाद 1857 की अगर क्रांति की भी बात करें तो उसमें बहादुर शाह जफर जो क्रांतिकारियों के नेता थे, उनको रंगून में निर्वासित किया गया अंग्रेजों के द्वारा, जहां पे उनकी मौत हो गई, जहां उनको दफना दिया गया, अर्थात रंगून में ही उनको दफना दिया गया। आज़ादी के समय की बात करें, आज़ादी के आंदोलन की बात करें तो उसमें हमारे देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों को मांडले जेल में रखा गया, जो आज म्यांमार में अवस्थित है। भगवान बुद्ध जिनका जन्म भारत में हुआ, उनके मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग अगर कहीं हैं तो वो म्यांमार में हैं। अर्थात म्यांमार और भारत के अपने धार्मिक भी जुड़ाव रहे हैं, सांस्कृतिक भी जुड़ाव रहे हैं। भारत की फिल्मों को म्यांमार में बड़े चाव से देखी जाती है। वहाँ पे लोग भारत की कलाओं को बड़ा सम्मान देते हैं। वहाँ भारत की कलाओं का काफ़ी एक अच्छा इमेज देखा जाता है। ऐसे में भारत के साथ म्यांमार के बहुत नज़दीकी संबंध रहे हैं। पिछले कुछ समय से, अगर कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो भारत और म्यांमार के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। इन कुछ समयों को छोड़ने की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि म्यांमार में एक लंबा समय वहाँ मिलिट्री शासन कर रहा है। और मैंने पहले ही बताया कि मिलिट्री शासन जब जब आता है भारत के साथ कटुतापूर्ण संबंध हो जाते हैं, क्योंकि वो जितने भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो सारे चाइना के लिए काम करते हैं, उनके हितों के लिए काम करते हैं। और जब जब म्यांमार में मिलिट्री शासन आया तब तब हमारा नॉर्थ ईस्ट काफ़ी सुलग उठा, जैसे आज मणिपुर सुलग रहा है। कभी नागालैंड भी ऐसे ही सुलगता था, क्योंकि नागा जितने विद्रोही थे यहाँ पे विद्रोह करते थे, यहाँ पे अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे और उनको शरण देने का काम म्यांमार के द्वारा किया जाता था। भारत और म्यांमार के पहले ऑफिशियल संबंध 1987 से शुरू होते हैं, 1987 से शुरू होते हैं, जब राजीव गांधी ने म्यांमार का दौरा किया था। राजीव गांधी ने बहुत बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। भारत के द्वारा बहुत ज़्यादा फंडिंग की गई थी। भारत की जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा निवेश किया था। वहीं से भारत की शुरुआत मानी जाती है, भारत और म्यांमार के संबंधों की शुरुआत मानी जाती है ऑफिशियली। उसके बाद तो भारत और म्यांमार के राजनेताओं का आना जाना लगा रहा। हमारे देश के
काफ़ी यशस्वी राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भी गए, फिर वहाँ से भी आंग सान सूकी भारत का दौरा की, वहाँ मिलिट्री शासन के जो प्रमुख थे उन्होंने भी भारत का दौरा किया। तो वहीं से संबंधों की शुरुआत मानी जाती है 1987 से। उसके बाद ये सिलसिला निर्बाध रूप से चलता रहा, आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के लिए मजबूरी हैं। दोनों में से कोई भी देश एक दूसरे की उपेक्षा नहीं कर सकता। भारत म्यांमार की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि भारत लोकेस्ट पॉलिसी, एक्टिस्ट पॉलिसी पे काम कर रहा है। ऐसे में भारत का मानना है कि भारत म्यांमार के माध्यम से ही आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूती दे सकता है। भारत म्यांमार के माध्यम से ही ईस्ट एशिया में प्रवेश कर सकता है। और म्यांमार का ऐसा मानना है कि म्यांमार में स्थिरता लाने के लिए भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि म्यांमार को ये चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है कि चाइना उनको फंडिंग तो कर रहा है, चाइना उनके लिए काम तो कर रहा है, उनके हितों को साध रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने जीता जागता उदाहरण श्रीलंका से सीखा, उन्होंने जीता जागता उदाहरण पाकिस्तान से सीखा। उन्होंने देखा है कि कैसे पाकिस्तान और श्रीलंका पूरे उनके चंगुल में फंस चुके हैं। उनको भी ये बात पता है कि चाइना आसान किस्तों पे लोन नहीं देता। चाइना की जो लोन देने की शर्त होती है वो काफ़ी कठोर होती है। ऐसे में म्यांमार बहुत सोच समझ के अपना कदम आगे बढ़ा रहा है। म्यांमार बहुत फूंक फूंक के अपना कदम आगे बढ़ा रहा है। म्यांमार चाहता है कि भारत उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे। यहाँ आंतरिक मामले अर्थात पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। आंतरिक मतलब विकास परियोजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि विकास परियोजनाओं में भारत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। हालांकि भारत की भी अपनी मजबूरी है कि भारत की सिचुएशन काफ़ी अच्छी इस समय नहीं चल रही है। भारत खुद फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। ऐसे में भारत और म्यांमार के जो अपने परियोजनाएं चल रही हैं उसमें काफ़ी डिले हो रहा है। इस बात को लेकर भी म्यांमार बार बार भारत को आगाह कर रहा है। वो चाहे मल्टी मॉडल कालादान परियोजना हो, चाहे जो हम वियतनाम लाओस होते हुए हम रसिया तक एक ट्रांजिट मार्ग हम बनाने का सोच रहे हैं। भारत ऐसा सोच रहा है। भारत चाइना को बाईपास करना चाहता है। हम चाहे उसकी बात करें, भारत की परियोजनाएं कहीं ना कहीं वित्तीय स्थिति के कारण प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में अभी पिछले कुछ सालों के दौरान म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों के साथ काफ़ी अत्याचार हुआ, उनको पलायन करना पड़ा। उनकी बहुत आबादी पलायन करके भारत में आ गई। भारत ने उनको मानवता के आधार पर शरण भी दिया, लेकिन कोई भी देश किसी भी शरणार्थी को ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकता, क्योंकि उसकी भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। हर देश के संसाधन सीमित हैं। असीमित संसाधन होते तो शायद हम उनको रख सकते थे। हमारे यहाँ संसाधनों पे दबाव काफ़ी ज़्यादा पहले से ही है। ऐसे में हम बाहरी लोगों को एक समय सीमा तक ही हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनको शरण दे सकते हैं। भारत ने भी ऐसा किया। अब भारत का अगला कदम म्यांमार में उनके लिए पुनर्वास केंद्र बनाने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो कुल मिला के भारत म्यांमार के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। वो एनर्जी सेक्टर में भी काम कर रहा है, वो डिफेंस सेक्टर में भी काम कर रहा है, वो सोशल सेक्टर में भी काम कर रहा है, वो एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर रहा है। अर्थात वो म्यांमार में स्थिरता चाहता है, म्यांमार का विकास चाहता है, क्योंकि हम वासुदेव कुटुंबकम की भावना वाले देश हैं। हम मानते हैं कि हम पूरे देश एक परिवार हैं, पूरा विश्व एक परिवार है, पूरी मानवता एक परिवार है। अगर परिवार में कोई पिछड़ जाता है, कोई बिछड़ जाता है, तो हम उसको साथ लाने के, हम उसको उत्थान करने के लिए काम करते हैं। भारत भी ऐसा कर रहा है। भारत ऐसे बहुत राष्ट्रों के साथ उनके विकास परियोजनाओं में सहयोगी की भूमिका निभा रहा है, जो देशों से भारत को प्रत्यक्ष रूप से कोई फायदे नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से फायदे हो सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कोई फायदे नहीं है। आप देख सकते हैं, आप जिबूती है, मेडागास्कर है, हम अफ्रीकी देशों की बात कर रहे हैं। म्यांमार में मिलिट्री शासन होते हुए भी भारत काफ़ी ज़्यादा अपनी परियोजनाओं को लॉन्च कर चुका है।
काफ़ी उसकी परियोजनाएं चल रही हैं। ओएनजीसी ने तो $800 मिलियन का निवेश किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी लगभग $700 मिलियन का निवेश कर दिया है। ऐसे में म्यांमार में स्थिरता बहुत ज़रूरी है, और वहाँ जब तक मिलिट्री शासन रहा तब तक वहाँ स्थिरता बहुत मुश्किल है, बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है। अतः भारत की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द म्यांमार में चुनाव कराए जाएं, म्यांमार में एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को लाया जाए और उसके माध्यम से म्यांमार के विकास के रास्ते को और मजबूत किया जाए। भारत की यही कोशिश रहेगी। भारत इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। जहां से ज़रूरत है भारत वहां से दबाव भी बनवा रहा है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि म्यांमार में चुनाव होगा कि चुनाव नहीं होगा, वो तो वहां के मिलिट्री शासन ही ये तय करेगी। ये तो देखने वाली बात है। लेकिन दुनिया के बाकी देश भी म्यांमार पे लगातार दबाव बना रहे हैं। म्यांमार पे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल सैंक्शन भी लगा चुके हैं ताकि वो म्यांमार चुनाव करवाए, म्यांमार में एक लोकतांत्रिक सरकार आए जो सुचारू रूप से जनता के हितों के लिए काम करे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश इकोनॉमिक सैंक्शन लगा चुके हैं, फिर भी अभी स्थिति जस की तस बनी हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी की स्थिति यही है कि म्यांमार में मिलिट्री शासन है, जुंटा की सरकार है। जुंटा वहाँ मिलिट्री शासन को कहा जाता है, वहाँ जुंटा की सरकार है और वहाँ पे काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। वहाँ पे बहुत सारे स्कूल आज भी बंद पड़े हैं। जब ये रोहिंग्या मुस्लिमों के साथ नरसंहार किया गया था तब से लेके आज तक वहाँ स्कूल बंद हैं। महिलाओं की फ्रीडम को कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। वहाँ बच्चियों को स्कूल जाने से रोका जा रहा है, जो म्यांमार जैसे देश से ये कल्पना तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, क्योंकि म्यांमार एक शिक्षित राष्ट्र है। म्यांमार दुनिया का सबसे कभी शांत देश हुआ करता था, क्योंकि बौद्ध धर्म की पहचान ही यही है कि वो शांति के प्रतीक हैं। दुनिया में जब शांत धर्म की बात होती है तो उसमें बौद्धिस्ट लोगों का नाम सबसे ऊपर आता है। आज वो देश सुलग रहा है, आज वो देश चल रहा है, आज वो देश अपने विकास के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। ऐसी स्थिति केवल इसीलिए है क्योंकि वहाँ मिलिट्री शासन कर रही है। दोस्तों, मिलिट्री किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। जब जब मिलिट्री के एक्टिविटी के खिलाफ वहाँ आंदोलन किया जाता है, जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जाती है, तो जितने पॉलिटिकल ओपोनेंट होते हैं, जो आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट होते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, उनको निर्मम तरीके से यातनाएं दी जाती हैं, उनकी यहाँ तक कि हत्याएं भी करवा दी जाती हैं। ऐसे में कोई भी देश आगे नहीं जा सकता। ऐसे में किसी भी देश में शांति नहीं आ सकती, स्थिरता नहीं आ सकती। स्थिरता लाने के लिए बस एक ही उपाय है, वहाँ डेमोक्रेसी को जितना जल्दी से जल्दी हो सके बहाल किया जाना चाहिए। वहाँ मिलिट्री शासन को हटा दिया जाना चाहिए। मिलिट्री शासन का काम होता है सीमा की सुरक्षा प्रदान करना। आंतरिक मामलों में, पॉलिटिकल मामलों में जब इंटरफेरेंस मिलिट्री की हो जाती है तो बाहरी मामलों में उसकी डिपेंडेंसी जो होती है पड़ोसी देशों पे बढ़ जाती है। वो अपने सीमा को सुरक्षित करने के लिए पड़ोसी देशों पे निर्भर हो जाते हैं। वो सीमा पे तस्करी जैसे कार्य को अंजाम देने लगते हैं। वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वहाँ की आर्मी काम करने लगती है। यही म्यांमार में हो रहा है। मैंने बताया कि म्यांमार में 80% ड्रग्स का कारोबार होता है, और वहीं जब लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारें जब वहां आ जाती हैं, जब आंग सान सूकी थी, तो ये परसेंटेज काफ़ी गिर गया था। आप आंकड़ों से पता करेंगे कि वहाँ 50% से भी नीचे ये आंकड़ा आ गया था, क्योंकि वो इसके फेवर में नहीं थी। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब ड्रग्स तस्करी किसी भी देश में की जाती है, वहाँ के देश के लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, वहाँ के मानव संसाधन को बर्बाद किया जाता है, तो वो देश से दुश्मनी होनी लाजमी है, वो देश से टेंशन होना लाजमी है। तो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष ये नहीं चाहेगा कि हमारे देश से किसी दूसरे देश का टेंशन हो, वो भी चंद स्वार्थ के लिए, चंद लाभ के लिए। इसका कोई बहुत दूरगामी लाभ नहीं होता, इससे किसी के हितों को बहुत ज़्यादा साधा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे म्यांमार तो चाइना के इशारे पे काम कर रहा है।
वो चाइना के बताए मार्ग पे चल रहा है। वो ये भूल चुका है कि चाइना जिन जिन देशों में आंतरिक मामलों में जिन जिन देशों के हस्तक्षेप करता है, वो देश बर्बाद ही हो जाते हैं। इटली जैसे विकसित देशों की हम बात करें, इटली आज चाइना के खेमे में खड़ा है। इटली की आर्थिक स्थिति काफी चरमरा चुकी है। अभी 2-3 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूं, इटली ने अनाउंस किया है कि दिसंबर तक वो BRI प्रोजेक्ट से बाहर आ जाएगा। वहीं दोस्तों, BRI प्रोजेक्ट में म्यांमार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, क्योंकि म्यांमार के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं कि वो इसके माध्यम से चाइना की चाल में फंसते जा रहे हैं। BRI प्रोजेक्ट के तहत चाइना न जाने कितने देशों को फंसा चुका है, छोटे छोटे देशों को अपने गिरफ्त में कर चुका है। BRI प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा नेपाल हुआ करता था, माफ करिएगा श्रीलंका हुआ करता था। आज श्रीलंका की स्थिति देख लीजिए, बिल्कुल दिवालिया देश। उसके पास कर्जा लौटाने के लिए, कर्ज ब्याज भरने के लिए पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है। अपने सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। सामाजिक योजनाओं को चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। वो दर दर भटक रहा है, कोई हमें पैसे दे दे, कोई हमें पैसे दे दे। लेकिन पैसा कोई कमजोर राष्ट्र को नहीं देना चाहता। पैसा भी हमेशा मजबूत आदमी को दिया जाता है, मजबूत सरकार को दिया जाता है, मजबूत राष्ट्र को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से मिलने की आस होती है। अगर आप ही किसी को पैसा देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी हैसियत पता करते हैं, उसका बैकग्राउंड पता करते हैं। सब कुछ अगर आपके अनुसार ठीक रहा तभी आप उसको पैसे देते हैं, वरना आप पैसे नहीं देते। रीजन एक ही है, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि वो पैसा हम दें तो हमारा पैसा सुरक्षित रहे, हमारा पैसा मुझे वापस मिल जाए। आज वही पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति है। म्यांमार भी कहीं ना कहीं ठीक उसी रास्ते पे चल रहा है। वहां की जो जुंटा शासन है वो दूरदर्शी नहीं है, वो भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो भविष्य के लिए इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इसके बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। उनको त्वरित लाभ दिख रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि हम इसके माध्यम से म्यांमार की जनता के मनों में अपने लिए विश्वास पैदा कर देंगे, उनके विश्वास को जीत लेंगे, ऐसा उनका मानना है। लेकिन ये तो वक्त आने पे पता चलेगा कि म्यांमार की जनता उनमें ट्रस्ट करके, उनमें विश्वास करके, वहाँ की जनता ने अच्छा किया, वहाँ की जनता ने बुरा किया, क्योंकि फाइनली प्रभाव तो जनता पे पड़ने वाला है। भारत इस बात के लिए भी आगाह कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत की सारी परियोजनाएं धीरे धीरे चल रही हैं। भारत ने कई सारी परियोजनाओं को डिलीवर कर दिया है और कई सारी परियोजनाएं प्रोग्रेस में हैं, जो बहुत जल्दी पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में म्यांमार और भारत के संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वो भारत के हित में भी हैं, वो म्यांमार के भी हित में हैं। भारत के हित में इसलिए हैं क्योंकि भारत म्यांमार के रास्ते आसियान देशों से संपर्क स्थापित करना चाहता है। भारत म्यांमार के रास्ते ईस्ट एशिया के देशों से संपर्क स्थापित करना चाहता है। भारत म्यांमार में एक स्थिरता वाली सरकार चाहता है, क्योंकि आज म्यांमार में भारत म्यांमार का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। तो भारत की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वो स्थिति जो आज 5वें दर्जे की है उसको हम दूसरे या तीसरे दर्जे तक ले जाएं, और आगे आने वाले समय में वो दर्जा भारत का फर्स्ट पे हो जाए, ऐसी भारत की कोशिश है। और भारत जितनी तेजी से म्यांमार के लिए काम कर रहा है, भारत जितनी तेजी से म्यांमार की जनता में अपनी पैठ बना रहा है, सकारात्मक सोच पैदा कर रहा है, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत और म्यांमार एक अच्छे और मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरेंगे। क्योंकि भारत अपने से छोटे देशों के साथ हमेशा उनके संप्रभुता का ख्याल रखता है, उनके संप्रभुता की इज्जत करता है, उनके संप्रभुता में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। वहीं चीन ठीक इसके विपरीत काम करता है। आप साउथ चाइना सी में देखेंगे, जितने साउथ चाइना सी से लगे सटे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, द्वीपीय देश हैं, चाइना हमेशा उनके टेरिटरी में
घुसने का प्रयास करता है, कभी कोई मिसाइल दागने का प्रयास करता है, कभी कोई उनकी पनडुब्बी उनके क्षेत्र में आ जाती है, कभी कोई उनका बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनके टेरिटरी में आके गिर जाता है। तो ये हमेशा से चाइना करता आ रहा है। इससे ये छोटे छोटे देश काफ़ी डरे रहते हैं और भारत को उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। भारत यहाँ पे अपने हथियारों के निर्यात के लिए भी बातचीत कर रहा है। छोटे छोटे 2-3 देश तो भारत के हथियारों को खरीदने के लिए भी तैयार हो गए हैं। ऐसे में भारत जो हथियारों का निर्यातक बनने की होड़ में शामिल हो रहा है, भारत के लिए ये प्रमुख बाजार के रूप में काम कर सकते हैं। भारत के इनके सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं ये सारे देश। तो भारत उनके साथ सांस्कृतिक संबंधों को भी पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। अब देखा जाने वाला है, ये वक्त बताएगा, देखा जाएगा कि भारत और आसियान देशों के साथ, भारत और म्यांमार के साथ संबंध कितने मजबूत होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसके क्या प्रभाव होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।